जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 49वें नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी। एक सुबह में क्लास मिलती है जिसकी टाइमिंग कितने बजे है, तो 7 AM पे है। कितने बजे है, 7 AM पर। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी जिसकी भी टाइमिंग कितनी है, तो 7 PM पे है। कितनी है, 7 PM। यानी कि एक सुबह में क्लास मिलेगी जो 7 बजे मिलेगी और एक शाम को मिलेगी जो भी 7 बजे ही मिलेगी। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आपका एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आकर अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे ना। बस एग्जाम तक इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन हमारा है कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। क्या, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। बाइमेनुअल परीक्षण के दौरान उत्पन्न नियमित लयात्मक गर्भाशयी संकुचन कहलाते हैं। बाइमेनुअल परीक्षण के दौरान उत्पन्न नियमित लयात्मक गर्भाशयी संकुचन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्या हेंगर चिन्ह कहलाते हैं, या पामर चिन्ह कहलाते हैं, या पिस्कासेक चिन्ह कहलाते हैं, या जैक्यूमियर का चिन्ह कहलाते हैं? तो कौन सा चिन्ह कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पामर चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पामर चिन्ह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। पुरुषों में बंध्यता न इनफर्टिलिटी के जिम्मेदार दोष हैं। तो कौन से हैं? क्या मामपस संबंधी शुक्राग्रहित शोथ, या विषाणु कोष का बढ़ा हुआ तापमान, या अनवर्तन, या सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी। पुरुषों में बंध्यता इनफर्टिलिटी के जिम्मेदार दोष हैं। तो कौन से? मम्पस संबंधित शुक्र ग्रंथियों शोथ, ये भी है। विषाणु कोष का बढ़ा हुआ तापमान, ये भी है। और नवर्तीर्ण, तो ये भी है। तो जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं ना। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो बहुत आसान है, 4 होते हैं। कि 1 2 3, तो कितने होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कोष्ठ कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए? क्या FHS सुनाई नहीं देने पर, या BP 140/100 mm of Hg पर,
या HB मतलब हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रतिशत पर या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे ना, ये सभी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, तब इसको रेफर किया जाएगा कहाँ पे? उच्च केंद्र पर रेफर किया जाएगा इस महिला को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि शिशु को माता पिता द्वारा HIV का संक्रमण लगने पर सर्वाधिक जोखिम होता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान के दौरान, जन्म के दौरान, स्तनपान के दौरान, जन्म के कुछ समय पश्चात। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, स्तनपान के द्वारा न लगेगा HIV का संक्रमण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए दोबारा, ठीक ना। और जिन बहनों ने सी लगाया है मैं उनको देता हूँ वेरी वेरी गुड ना। क्या देता हूँ? वेरी वेरी गुड। ठीक, वेरी वेरी गुड सबका गलत है। जो नहीं लगाई है तो क्या लगाई है, थोड़ा देखते हैं कि शिशु को माता पिता द्वारा HIV का संक्रमण लगने, पहले ही हम डैश कर दिए कि लगने का सर्वाधिक जोखिम होता है। लगने का सर्वाधिक जोखिम होता है क्या? गर्भाधान के दौरान? गर्भाधान के दौरान नहीं। अच्छा, जन्म के दौरान? जन्म के दौरान तो लग सकता है। स्तनपान के दौरान नहीं। जन्म के कुछ समय पश्चात, ये भी नहीं होगा। तो लगेगा कब? कि शिशु को माता पिता द्वारा HIV का संक्रमण लगने का सर्वाधिक जोखिम कब है? तो जन्म के दौरान है। कब है? जन्म के दौरान। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, सिजोफ्रेनिया के इलाज में निम्न में से कौन से समूह की दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं? बताइए जल्दी से, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं? सिजोफ्रेनिया के इलाज में निम्न में से कौन से समूह की दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं? क्या एंटीमेनिक या एंटी डिप्रेसेंट या एंटीसाइकोटिक या एंटीबायोटिक? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छठे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकोटिक होगा। क्या होगा? एंटीसाइकोटिक हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिजोफ्रेनिया के इलाज में निम्न में से कौन से समूह की दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं? तो साइकोटिक दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, मेमरस सर्वाधिक किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? मेमरसम किस उम्र के, सर्वाधिक उम्र के बच्चों में पाया जाता है? तो क्या नवजात में पाया जाता है, या शिशु जो 0 से 1 वर्ष का हो, या टोडलर 1 से 3 वर्ष का हो? ये तो आप लोगों को आता होगा। स्कूल जाने वाले बच्चे किस में पाया जाएगा बताइए? तो ये जो पाया जाएगा तो ये किस में पाया जाएगा? तो 7वें का हमारा राइट आंसर होगा। किस में होगा बताइए जल्दी से, ये किस में पाया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन के थोड़ा बहुत हम चर्चा किए हैं, बताइए जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, या बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नवजात तो हमारे हिसाब से नहीं होगा, नवजात भी नहीं होगा, स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि शिशु होगा या टोडलर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होंगे उनमें पाया जाएगा क्या? मेमरसम ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि शराब के आदि एक मरीज का पूर्णवास करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शराब के आदि एक मरीज का पूर्णवास करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्या मरीज की भावनात्मक एवं प्रेरक तैयारी होगा, मरीज की शारीरिक स्थिति का गुणात्मक स्तर, या सामुदायिक संसाधनों की उपलब्धता,
या मरीज के परिवार का स्वीकार्यता पूर्ण रवैया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, शराब के आदि एक मरीज का पुनर्वास करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा कि मरीज की भावनात्मक एवं प्रेरक तैयारी। मरीज की भावनात्मक, ये मरीज है ना, तो मरीज की भावनात्मक एवं प्रेरक तैयारी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मतलब कि हड्डी ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए जल्दी से। तो क्या स्टेपस है, या फ्लेंजेज है, या मेटाकार्पल है, या जीफी सर्टर्नम है? बताइए। जीफी सर्टर्नम है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेफस है ना। कौन सा है? स्टेफस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। स्टेपीज भी कहीं करके दे देगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि निम्न में से डिहाइड्रेशन ना, निम्न में से डिहाइड्रेशन का कौन सा लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से डिहाइड्रेशन का कौन सा लक्षण नहीं है? क्या शुष्क मुंह, या आंसू की उपस्थिति, या त्वचा की चुटकी धीरे धीरे वापस जाती, या बेचैनी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? 10वें का हमारा देखिए, बेचैनी तो होबे नहीं करेगा, और शुष्क मुंह, त्वचा की चुटकी धीरे धीरे वापस जाती है, ये तो ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा। निम्न में से डिहाइड्रेशन का कौन सा लक्षण नहीं है ना? लक्षण नहीं पूछा है, क्या शुष्क मुंह होगा या आंसू की उपस्थिति होगी? तो आंसू की उपस्थिति होगी, शुष्क पूछा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, बता दीजिए इसको क्या होगा। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? इसको ध्यान दीजिएगा। परिवर्तित किया गया था, क्या 1998 में परिवर्तित किया गया था, कि 1953 में, कि 1954 में, या 1955 में? तो इसको कब परिवर्तित किया गया था? तो 1955 में ना। कब परिवर्तित किया गया था बताइए? पूछा क्या है? उन्मूलन कार्यक्रम को परिवर्तित किया गया था तो 1958 में परिवर्तित किया गया था ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन वाला थोड़ा था ये ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्न में से एम्बियासिस को नियंत्रित करने के तरीकों में शामिल नहीं है। निम्न में से एम्बियासिस को नियंत्रित करने के तरीकों में शामिल नहीं है। तो क्या मानव मल का सुरक्षित डिस्पोजल, ये तो शामिल है। बरामे का, हाँ ये तो शामिल है। टीएबी वैक्सीन नहीं। जल के स्रोत को प्रदूषण से बचाना। भोजन की स्वच्छता, क्या भोजन की स्वच्छता होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब नहीं पूछा है तो यही नहीं होगा। टीएबी वैक्सीन क्या होगा? नहीं होगा। निम्न में से एम्बियासिस को नियंत्रित करने के तरीकों में शामिल नहीं है, तो टीएबी वैक्सीन शामिल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से एस्केरियासिस ना, इस एस्केरियासिस को रोकने के तरीके में शामिल नहीं है। बताइए जल्दी से। निम्न में से एस्केरियासिस को रोकने के तरीकों में शामिल नहीं है, ये उसी तरह के ऑप्शन है और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। ऑप्शन क्या होगा बताइए? मानव मल का सुरक्षित डिस्पोजल, तो मानव मल का तो सुरक्षित डिस्पोजल तो होबे करेगा। टीएबी वैक्सीन, क्या टीएबी वैक्सीन हो सकता है? क्या टीएबी वैक्सीन हो सकता है? जल के स्रोत को प्रदूषण से बचाना,
तो जल के स्रोत को प्रदूषण से बचाना, क्या ये हो सकता है? बताइए जल्दी से। भोजन की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता तो होना चाहिए ना, भोजन की स्वच्छता तो होना चाहिए। निम्न में से एस्क्रेसिस को रोकने के तरीकों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है ना, तो मानव मल को सुरक्षित डिस्पोजल करना है तो शामिल है। टीएबी वैक्सीन संभवतः नहीं होगा। जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाना, हाँ तो ये भी सही है कि जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा सही हो रहा है। भोजन की स्वच्छता, तो भोजन की स्वच्छता तो बनी रहनी चाहिए ना। जैसे कि आप लोग गोलगप्पा जब खाते हैं पानी पूरी, तो उसमें नाक में उंगली डाल करके फिर उसका जो क्या कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसका छोला बोलते हैं, चाट बोलते हैं ना, चाट को उसी में मिलाता है अपने हाथ से ना, नाक में उंगली डाला रहेगा, उसी में से निकाल करके दे देगा, तो सभी लोग खूब चाव से खाते हैं। आप लोगों का तो पसंदीदा है गोलगप्पा। तो ये स्वच्छता तो उसकी बनी रहनी चाहिए, लेकिन आदमी उसका ध्यान नहीं देता कि गोलगप्पा किस तरह से खिला रहा है, तो ए भी हो जाएगा। लेकिन जब नहीं पूछा है तो टीएबी वैक्सीन जो है वो नहीं में आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? ए बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है? देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा दिया हूं, लिखते वक्त मैं दूसरे तरह से लिख दिया इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है। नहीं तो क्वेश्चन तो पूछा जाता है इस तरह कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिन कब आता है, विश्व खाद्य दिवस कब होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है, और ये 11 जुलाई 12 जुलाई इस तरह से करके वो ऑप्शन में रहता है। लेकिन मैं ऑप्शन को उठा करके यहाँ पे कर दिया हूँ। अब आपको बताना है इसको कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है 11 जुलाई को आता है? तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस आता है बताइए जल्दी से। 11 जुलाई को जो दिवस आता है क्या आता है? विश्व जनसंख्या दिवस आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी नहीं करेगा, विश्व खाद्य दिवस ये भी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है? तो 11 जुलाई को आता है, ठीक ना। कब आता है? 11 जुलाई को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन अब कर देगा दूसरा, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, राइट होगा, उसको लगाएंगे। लेकिन मैं ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाया हूं कि दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है क्या माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहित करना? प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, पूछ क्या रहा है कि प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, तो सलाह में क्या शामिल है? सलाह जो दिया जाए तो उसमें क्या शामिल करना पड़ता है? क्या माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहित करना? हाँ तो करना चाहिए, ठीक, ये भी सही है। अच्छा, माता को आयरन तथा फोलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अच्छा, टेटनेस, टेटनेस टॉक्सोइड ना, तो टेटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उपरोक्त सही वाला हमारा ऑप्शन सही हुआ कि नहीं सही हुआ? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। पूछ क्या रहा है कि प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, तो माता को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी तो लेना ही चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सही है। माता को आयरन तथा फोलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, टेटनेस टॉक्साइड को करवाना चाहिए, तो ये भी तीनों जब ऑप्शन सही हो रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, 15 पर से क्वेश्चन नंबर 9 कैसे आ गया? 9 इसलिए आ गया कि एक बहन जी का डाउट था ना, क्लास किस क्लास का था? क्लास शायद उनका था ये 47 नंबर की जो क्लास थी, उस 47 नंबर क्लास में इन 9 नंबर का क्वेश्चन है। एक बहन जी ने हमको कमेंट की थी कि सर इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या कन्फ्यूजन है इसमें, आए थोड़ा देख लेते हैं कि उनका क्या कन्फ्यूजन है। बताइए आपका क्या कन्फ्यूजन है बहन जी, पढ़िए क्वेश्चन को पहले आप।
जिनका कन्फ्यूजन नहीं था तो उनका तो बात दूसरा है, ठीक ना, उनका बात दूसरा है, लेकिन जिनका नहीं कन्फ्यूजन है उनका तो बात दूसरा है, उनको छोड़िए। जिनका कन्फ्यूजन है वो देखें, उसको ध्यान से देखिए। पूछा क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप पढ़ती नहीं है ध्यान से। क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर उसके ऑप्शन को पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार पढ़िए, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम तो ही हैं बताने के लिए। चलिए ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो इसको देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है आपको। यह सभी, क्वेश्चन क्या था, यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक है सिवाय, क्या पूछा है, सिवाय ना। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक है सिवाय ना, सिवाय। तो जोखिम कारक है सिवाय मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का, कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जोखिम है, ठीक ना, जोखिम है। 3 ऑप्शन जो ऐसे इसमें से हैं कि जो जोखिम है, और एक ऑप्शन ऐसा है कि जो जोखिम नहीं है वही सिवाय है, उसके सिवा सभी जोखिम है। यही पूछने का मतलब है ना। यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक हैं, यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक हैं सिवाय। तो मतलब एक ऑप्शन आपको ऐसा टिक करना है कि जो उसके सिवा सभी जोखिम है ना। तो अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि हेमरेज, ठीक। ऑप्शन बी दिया है कोरियोकार्सिनोमा, ऑप्शन सी दिया है सेप्सिस, ऑप्शन डी दिया है बारंबार गर्भपात। मैं ऑप्शन लगाया हूं ऑप्शन नंबर डी, हम ऑप्शन लगाए हैं ऑप्शन नंबर डी कि हमारा राइट आंसर होगा। अब इनको एक कंफ्यूजन हो गया कि सर ये ऑप्शन नंबर डी कैसे राइट होगा, या होगा कि नहीं होगा, इनका क्या कंफ्यूजन है, इसको अभी हम लोग दूर करेंगे। अच्छा चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। हम बारंबार गर्भपात पर लगा दिए कि ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। अब कैसे हुआ चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो ये आप लोग जानिए कि जो ये मोलर प्रेगनेंसी है ना, मोलर, तो इसका दूसरा नाम आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा बताइए। इसका दूसरा नाम कहीं आपको देखने को मिल जाए तो इसका दूसरा नाम क्या मिल सकता है, तो इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा आणविक भार। क्या मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं बता रहा हूँ, ठीक ना, आणविक भार मिलेगा, ठीक, आणविक, आणविक भार, इसका दूसरा नाम हो गया आणविक भार, ठीक। अब यहाँ से हम लोग और क्या इसमें जान सकते हैं, जैसे क्या होता है ना कि बहुत ही दुर्बल मामलों में जब होता है तो मोलर प्रेगनेंसी जो होती है ना, ये मोलर प्रेगनेंसी एक प्रकार का कैंसर का कारण बन जाती है। मोलर प्रेगनेंसी जो है एक प्रकार का कैंसर का कारण बनती है, जिससे कोर्नियासियो कार्सिनोमा कहते हैं ना, कहा जा सकता है, ठीक है ना। कोर्नियामा को ये का है कोरियोकार्सिनोमा ना, कोरियोकार्सिनोमा जो है ये आपके गर्भाशय में बनता है। कहाँ बनता है, एक महिलाओं के गर्भाशय में बनता है। कोरियोकार्सिनोमा जो है ये महिलाओं के गर्भाशय में बनता है, और ये जो क्या करता है शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, ठीक ना। अच्छा देखिए रुकिए, इस तरह से मत समझिए आप लोग, अब बारी बारी से समझिए। पहले आप लोग ये समझिए, ये जो दिया है पूछा क्या, यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक हैं सिवाय, हमारा राइट आंसर हम लगाए बारंबार गर्भपात, ठीक। अब देखिए अब दूसरे तरह से आप लोग समझा रहा हूँ। देखिए मोलर प्रेगनेंसी जो है, पहले तो ये जानिए कि मोलर प्रेगनेंसी है क्या। मोलर प्रेगनेंसी जब पूछा है तो पहले मोलर प्रेगनेंसी को हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। तो मोलर प्रेगनेंसी जो है ये तब होती है जब अंडाणु का असमान निषेचन हो जाता है। क्या होता है, जब अंडाणु जो होता है, देखिए यहीं पे बताया ना हूँ कि गर्भाशय से रिलेटिव होता है, कैंसर हो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मोलर प्रेगनेंसी जो है ये तब होता है कि जब अंडाणु जो है ना, अंडाणु ठीक ना, सॉरी अंडाणु ना, अंडाणु जो है, अंडाणु का असामान्य निषेचन होता है। अंडाणु का क्या होता है, असामान्य ना, असामान्य, ठीक, असामान्य निषेचन, ठीक ना, असामान्य निषेचन। जब असामान्य निषेचन होता है ना, तो जिससे क्या होता है स्वास्थ्य भ्रूण के बजाय असमान कोशिकाओं का विकास होता है ना। जो क्या होता है जब ये निषेचन होता है तो इसमें क्या होता है कि स्वस्थ जो होता है, स्वस्थ ना, स्वस्थ ना, स्वस्थ भ्रूण के बजाय क्या होता है, स्वस्थ भ्रूण के बजाय
असामान्य असामान्य ना असामान्य सॉरी असामान्य ठीक असामान्य ठीक असामान्य सामान्य नहीं असामान्य मैं लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग ना, फिर दोबारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा हमको लिखने दीजिए। असामान्य जो होता है कोशिकाओं का विकास होता है। असमान क्या होगा, कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक ना। असमान कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक ना। असमान कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक होगा ना। असमान कोशिकाओं का विकास होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब असमान कोशिकाओं का विकास होता है तो होता क्या है कि जो ये कोशिकाओं का विकास होता है तो जो ये क्या करती है कि एक पानी से भरी छोटी थैली की गुच्छा सा दिखाई देता है। जब एक कोशिकाओं का जब निर्माण होता है तो दिखाई कैसा देता है, एक छोटी सी ना, एक क्या होगा, एक छोटी सी ठीक एक छोटी सी ठीक एक छोटी सी थैली, एक छोटी सी थैली बन जाती है, ठीक ना। एक छोटी सी थैली बन जाती है और वो कैसी दिखती है, गुच्छा जैसा दिखाई देती है। कैसा, गुच्छा, गुच्छे की तरह। गुच्छा मतलब जान लीजिए कि अंगूर का गुच्छा आप लोग तो देखी होंगी। अंगूर का जो गुच्छा होता है उसी अंगूर के गुच्छा जैसे दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई जैसा दिखाई देगा, ठीक ना, दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, अब का जब होगा, जब दिखाई देगा तो ये क्या होगा कि ये आनुवंशिक सामग्री की जो कमी या अधिकता होती है वो कारण है उसका, जिससे क्या होता है, शिशु का विकास नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि जो ये आनुवंशिक सामग्री है ना, आनुवंशिक होता है ना, ये आनुवंशिक बन रहा है ना, आनुवंशिक ठीक, आनुवंशिक जो बन रहा है, आनुवंशिक आनुवंशिक सामग्री ठीक, आनुवंशिक सामग्री की कमी, आनुवंशिक सामग्री की कमी या अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है, आनुवंशिक सामग्री की कमी, आनुवंशिक सामग्री के कमी, आनुवंशिक सामग्री की कमी ना, आनुवंशिक सामग्री की कमी या अधिकता के कारण ऐसा होता है, ठीक ना। या अधिकता के कारण भी हो जाएगा, अधिकता अधिकता के कारण ना, अधिकता के कारण ऐसा होता है, ठीक। अधिकता के कारण ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो होता क्या है, जिससे शिशु का विकास ही नहीं हो पाता है। ऐसा जब होता है तो होता क्या है कि जिससे क्या होगा, जिससे आपको क्या होगा, इससे क्या होगा कि जिससे शिशु का विकास नहीं होगा, ठीक। जिससे शिशु का विकास नहीं होगा, ठीक। शिशु का विकास नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा, ठीक ना। इससे क्या होगा कि शिशु का विकास ही नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मोलर प्रेगनेंसी, क्या यहाँ से हम लोग जानना शुरू किए कि मोलर प्रेगनेंसी क्या है ना। तो मोलर प्रेगनेंसी जो होता है, ये जब एक अंडाशय, अंडाणु जो होता है, एक असामान्य निषेचन ये होता है। मोलर प्रेगनेंसी जो है एक अंडाणु का असामान्य निषेचन होता है, ठीक ना, असामान्य निषेचन होता है, जिससे क्या होता है कि स्वस्थ भ्रूण के बजाय क्या होता है, स्वस्थ भ्रूण के बजाय ना, स्वस्थ भ्रूण के बजाय ठीक, स्वस्थ भ्रूण के बजाय असमान कोशिकाओं का विकास होगा ना, असमान कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक। फिर क्या होगा, जब इसका विकास होगा तो एक छोटी थैली ना, एक छोटी, जब इसका विकास होगा तो कैसा दिखेगा, एक छोटी सी थैली जो कि अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देगा ना। और वो थैली किससे भरी होगी, तो जो थैली होगी अब किससे भरी होगी, अंगूर के गुच्छे जैसा तो दिखाई देगा, लेकिन ये पानी की भरी होगी। किसकी भरी होगी, पानी की ना, पानी की भरी होगी ये थैली, उसी तरह ये दिखाई देगा। तो जब ये दिखाई देगा तो होगा क्या, यह इसका मतलब ये दिखाई जब दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह आनुवंशिक सामग्री की कमी या अधिकता के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि ऐसे, जिससे कि शिशु का विकास ही नहीं होगा, ठीक ना। इससे क्या होगा कि शिशु का विकास नहीं होगा, ठीक। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे तो आप लोगों को हम बता दें कि जिससे आप लोगों को और जानकारी हो जाए। जैसे देखिए, इससे क्या होगा, विकास नहीं होगा ना। तो फिर देखिए, अब दूसरे पेज पर मैं बता दे रहा हूँ, आज समझ लीजिए आप लोग।
वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज दिक्कत हो रहा था आप लोगों को समझाने में। तो इससे क्या होगा कि एक सामान्य गर्भाशय में क्या होता है कि माँ के अंडे का जो गुणसूत्र होता है वो निषेचन करता है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक क्या होता है, एक सामान्य, ठीक, एक सामान्य जो गर्भाशय होता है, एक सामान्य ना, एक सामान्य जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय या गर्भावस्था कर दीजिए ना, गर्भावस्था, एक सामान्य गर्भावस्था जो होता है, इसमें माँ के अंडे के गुणसूत्र का निषेचन करता है। क्या करता है? माँ के गुणसूत्र का, पिता के गुणसूत्र का नहीं, माँ के गुणसूत्र का ना, माँ के गुणसूत्र का क्या करता है कि निषेचन करता है, ठीक ना। क्या करता है? निषेचन करता है। तो जो निषेचन करता है जिससे क्या होता है कि 23 गुणसूत्र बनता है। जब निषेचन करता है तो क्या होता है कि 23 गुणसूत्र बनता है, ठीक ना। निषेचन के दौरान बनता है 23 गुणसूत्र बनता है, ठीक। अच्छा, 23 गुणसूत्र बनता है। थोड़ा सा इसको समझिए, आगे मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज मत होइए, बस सुनते रहिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सुनते रहिए। आपको आगे जाते जाते 2-3 मिनट हमको समय दीजिए, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना। तो 23 गुणसूत्र बनता है, ठीक ना। लेकिन मोलर प्रेगनेंसी में यह प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। क्या होता है कि मोलर जो प्रेगनेंसी होती है, मोलर प्रेगनेंसी ना, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यह जो 23 गुणसूत्र बन रहा है तो यह प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, ठीक ना। गड़बड़ हो जाती है, चाहे गड़बड़ा जाती है, बिखर जाती है, गड़बड़ा जाती है, ठीक ना, गड़बड़ा जाती है। तो इसमें क्या होता है कि शायद यहाँ पे देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, शायद पिता का जो गुणसूत्र होना होता है वो 2 आता है गुणसूत्र ना, तो उसको 2 के आने के बजाय 3 आ जाता है, तो जिससे गड़बड़ हो जाता है, 3 चला जाता है तो बिगड़ जाता है। तो ये बिगड़ने की प्रक्रिया को मोलर, अब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए मोलर प्रेगनेंसी का लक्षण क्या है, अब यहीं से आप लोगों को समझना है, ठीक ना, यहीं से समझना है, यहीं समझिए। जैसे कि मोलर जो है, मोलर प्रेगनेंसी, चाहे मोलर गर्भावस्था कर लीजिए, मोलर गर्भावस्था ना, मोलर गर्भावस्था के लक्षण, तो मोलर गर्भावस्था के लक्षण क्या है, ठीक। 1 नंबर पर पहले यहाँ पे देखिए मोलर गर्भावस्था के लक्षण, एक क्या आपको देखने को मिलेगा? योनि से रक्तस्राव। क्या देखने को मिलेगा? योनि से रक्तस्राव, ठीक ना, रक्तस्राव, ठीक। और इसमें क्या आपको एक लक्षण देखने को मिलेगा? अत्यधिक मिचली और उल्टी होना, ठीक ना, अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक क्या होगा? अत्यधिक मिचली ना, अत्यधिक मिचली चाहे मतली कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिचली मैं लिख रहा हूँ ना, ये मत कहिएगा सर आपने मिचली लिख दिया, हम लोगों को मतली मिला है, क्या लिखे हैं, गड़बड़ लिख दिए, गलत लिख दिए, ये कैसे होगा? यहाँ पे तो मतली होगा ना, तो मिचली मैं लिख रहा हूँ, मिचली भी होगा, और आप लोगों को मतली भी देखने को मिलेगा, मतली, ठीक। और क्या होगा? उल्टी, ठीक ना, उल्टी। इसके लक्षण क्या है? उल्टी है। एक लक्षण और यहाँ से जान लीजिए कि एक लक्षण और क्या इसको देखने को मिलेगा? असामान्य गर्भावस्था का आकार। असमान जो गर्भावस्था है, और असमान मतलब कि जो महिला गर्भावस्था में है उसके जो, समझिए इस तरह समझिए कि उसके जो पेट का आकार है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा ना, तो इसको क्या हम कहेंगे? असामान्य गर्भावस्था ना, असामान्य गर्भावस्था का आकार जो है वो बढ़ेगा, ठीक ना। जो गर्भावस्था, जो पेट का आकार है उसका, महिला का प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो बहुत बढ़ने लगेगा। तो यही जो है मोलर गर्भावस्था के लक्षण है। क्या है कि योनि से रक्तस्राव होगा। क्या होगा? योनि से रक्तस्राव होगा, और अत्यधिक मिचली होगी, यानी मतली आप लोग की भाषा में है, लेकिन ये मिचली मैं लिखा हूँ, मिचली भी होगा, ठीक ना। इससे घबराइएगा मत कि मिचली सर आप बता दिए, गलत बता दिए। मिचली और उल्टी,
ये इसके लक्षण हैं। और क्या इसके लक्षण मोलर गर्भावस्था कैसे पहचानेंगे? असमान जो गर्भावस्था का जितना आकार होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो बढ़ने लगेगा, ठीक ना। तो यही जो आकार है जो बढ़ने लगा, वो बता रहे थे ना कि अंगूर के गुच्छे के जैसा पानी हो जाएगा। तो अंगूर के गुच्छे के जैसा जो पानी हो जाएगा, एक थैली नुमा बन जाएगा, तो यही आकार बढ़ने लगता है, ठीक ना। यही आकार क्या होता है? गर्भावस्था में बढ़ने लगता है, ठीक। अब देखिए, अब इसके आगे समझिए, इसके आगे इतना तो आप लोग समझ गए कि मोलर गर्भावस्था के लक्षण क्या है। मोलर हम लोग कहते किसके हैं, किसको है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है? हेमरेज। अब हेमरेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हेमरेज है क्या, ठीक ना। यहीं पे नोट कर रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे रख रहा हूँ पेज को थोड़ा, और इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग देखिए, रुकिए, सॉरी, देखिए हेमरेज। अब इसके बारे में इसका पहला ऑप्शन क्या था? हेमरेज। हेमरेज मैं क्यों नहीं लगाया बहन जी? अब देखिए हेमरेज को थोड़ा हम लोग जानते हैं, हेमरेज ना, हेमरेज, ठीक। अच्छा, हेमरेज किसको कहते हैं अब इसको जान लेते हैं। हेमरेज अब जानेंगे ना किसको कहते हैं। तो हेमरेज का क्या मतलब होता है कि मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि रक्तस्राव जो होता है वो हेमरेज एक गंभीर जोखिम है, जिससे क्या होता है कि योनि से अधिक रक्तस्राव होता है। मतलब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है कि मोलर जो प्रेगनेंसी होता है ना, मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी से हम लोग को प्रश्न उठाए ना, तो मोलर प्रेगनेंसी, ठीक ना, प्रेगनेंसी, ठीक। एक एक ऑप्शन को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, तुरंत आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर होगा कि मोलर जो प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी इसमें क्या है कि मोलर प्रेगनेंसी में इसमें क्या होता है? हेमरेज। यही हेमरेज में मोलर प्रेगनेंसी जो है ये क्या होता है कि रक्तस्राव होता है ना, रक्तस्राव, ठीक, रक्तस्राव। तो यही जो रक्तस्राव होता है इसी को क्या नाम दिया गया है? हेमरेज नाम दिया गया है, ठीक ना। इसी रक्तस्राव को हेमरेज, क्या देखिए यहाँ पे सुनिए समझिए, ये जो मोलर प्रेगनेंसी में हेमरेज नाम दिया गया है तो इसी रक्तस्राव को दिया गया है नाम, ठीक ना। क्या दिया गया? इसी रक्तस्राव को हेमरेज नाम दिया गया है। तो ये क्या है कि ये एक गंभीर जोखिम है, एक गंभीर जोखिम समस्या है ना, जिससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो हेमरेज दे दिया गया है तो इसमें क्या होता है? रक्तस्राव अधिक होता है, ठीक ना। जो रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव ना, रक्तस्राव, ठीक, रक्तस्राव, रक्तस्राव क्या होता है? वो अधिक होने लगता है हेमरेज में। क्या होता है? अधिक, अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता है। तो जब अधिक होता है रक्तस्राव, तो वो जो रक्तस्राव होता है वो कैसा दिखता है? जो रक्तस्राव होता है वो दिखता कैसा है? तो चमकदार लाल या भूरे रंग का होता है। किसका होता है? चमकदार वो होता है। कैसा होता है? चमकदार भूरे, चमकदार भूरे ना, चमकदार भूरे लाल रंग का होता है, ठीक ना। लाल रंग का, हल्का या भारी भी हो सकता है। समझिए यहाँ पे चमकदार भी होगा, भूरे लाल रंग का होगा, भूरे लाल रंग ना, भूरे या लाल रंग कर दीजिए, भूरे या लाल रंग का होता है। और ये हल्का भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हल्का भी हो सकता है और प्लस भारी भी हो सकता है, ठीक ना, भारी भी हो सकता है, ठीक ना, भारी भी हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, हो सकता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं? अच्छा, जो ये रक्तस्राव होगा वो रक्तस्राव कैसा होगा सुनिए, उसका तो हम लोग रंग जाने ना। जो देखिए मोलर प्रेगनेंसी में पहला ऑप्शन हमारा हेमरेज दिया था, तो उसमें क्या है कि मोलर प्रेगनेंसी में जो हेमरेज नाम दिया वो रक्तस्राव का नाम दिया गया है। तो जो रक्तस्राव क्या होता है कि अधिक होने लगता है, ठीक। रक्तस्राव तो अधिक होने लगता है, लेकिन जो रक्तस्राव होता है अधिक, तो उसका रंग कैसा होता है? तो चमकदार होता है, चमक ना, सॉरी, यहाँ पे चमक कर लीजिए आप लोग, चमकदार और भूरे या लाल रंग का हो सकता है, ठीक। वो हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। अच्छा, जो रक्तस्राव होगा, ठीक, जो रक्तस्राव होगा वो किस तरह से होगा? मतलब कि लिक्विड में होगा या किसी और तरह से होगा? तो जो रक्तस्राव होगा वो गुच्छे जैसा होगा। कैसा होगा? गुच्छे, गुच्छे जैसा ना, गुच्छे जैसा रक्तस्राव होगा, ठीक, रक्तस्राव। तो गुच्छे जैसा रक्तस्राव होगा, गुच्छे जैसा रक्तस्राव होगा ना, होगा, यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसा। तो ये जो गुच्छे जैसा रक्तस्राव होगा, तो ये क्या है? इसका जोखिम है, उस महिला को जोखिम हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है?
उस महिला को जोखिम हो सकता है, मतलब समस्याएं हो सकती है, जोखिम, जोखिम हो सकता है ना, जोखिम होता है, जोखिम हो सकता है कर लीजिए, चाहे होगा, होगा भी कर लीजिए, जोखिम होगा। समझ गए ना, पहला ऑप्शन तो आप लोग समझ गए। मोलर प्रेगनेंसी में पहले बता दिया कि मोलर प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, इसमें क्या समस्याएं होती हैं। उसमें पहला ऑप्शन हमारा था हेमरेज। हेमरेज, हेमरेज में क्या होता है कि ये हेमरेज जो है मोलर प्रेगनेंसी में होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, रक्तस्राव होता है। तो रक्तस्राव जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो मोलर प्रेगनेंसी में जो रक्तस्राव होता है उसको हेमरेज नाम दिया गया। ठीक, अच्छा, इस रक्तस्राव कैसा होगा, तो अधिक रक्तस्राव, अधिक रक्तस्राव होगा किसी महिला को तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अच्छा, जो अधिक रक्तस्राव होगा वो कैसा हो रहा है, तो गुच्छे जैसा रक्तस्राव हो रहा है ना। कैसे गुच्छे जैसा हो रहा है, अंगूर के गुच्छे जैसा रक्तस्राव होगा, थक्का थक्का, ठीक तरह से बोलिए तो वो इस तरह से जोखिम भी हो सकता है। और जो 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 रक्तस्राव होगा वो चमकदार भी होगा, भूरे रंग का या लाल रंग का भी हो सकता है। वो कभी हल्का भी हो सकता है, कभी भारी भी हो सकता है। ठीक, एक ऑप्शन हम लोगों का क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का क्या था, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, हेमरेज को हम लोग क्लियर कर लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कोरियो कार्सिनोमा। तो कोरियो कार्सिनोमा को हम क्यों नहीं लगाए, इसको हम लोग जानते हैं। कोरियो कार्सिनोमा क्या जोखिम वाला कारण है कि नहीं, ये तो जोखिम वाला हो गया, ये तो जोखिम, हेमरेज जोखिम हो गया ना, अधिक रक्तस्राव हो रहा है इसमें। और क्या, जो थक्के की जैसा, अंगूर के गुच्छे के जैसा रक्तस्राव हो रहा है, जो रक्तस्राव हो रहा है उसी को नाम हेमरेज कर दिया गया इसी मोलर प्रेगनेंसी के दौरान। तो अब बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं मैं लगाया हूं कि कोरिया कार्सिनोमा। तो कोरियो कार्सिनोमा क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं, कोरियो कार्सिनोमा। ठीक ना, चलिए देखते हैं कोरियो कार्सिनोमा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, कोरियो कार्सिनोमा ना, कोरियो कार्सिनोमा, सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखिए बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन को हम लोग समझते हैं, क्या दिया है, कोरी, कोरी, क्या लिखा था, क्या आया था हम लोग का, कोरियो ना, कोरियो, कोरियो कार्सी, कार्सिनोमा ना, कोरियो कार्सिनोमा। ठीक, कोरियो कार्सिनोमा। अब देखिए, अब इसको मत कहिएगा सर इसको आप गलत लिखे हैं। यहाँ पे जो अ लिखे हैं आप लोगों को इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। ठीक, कोरियो, कोरियो कार्सिनोमा, ठीक, इस तरह से भी आ जाएगा तो ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। तो आप लोग इसको भी पढ़ी हैं, इसको भी पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं यही लिखा हूँ। ठीक ना, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि है क्या। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का कैंसर है। कोरियो कार्सिनोमा जो है ये है क्या, तो यह एक प्रकार का कैंसर है। ठीक ना, एक प्रकार का, ये क्या है, एक प्रकार का कैंसर है। ठीक, एक प्रकार का, सॉरी, एक प्रकार का कैंसर, कैंसर ना, कैंसर है। कोरियो कार्सिनोमा क्या है, तो यह एक प्रकार का कैंसर है। ठीक ना, अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा से बनने वाला असामान्य ऊतकों से विकसित होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का कैंसर तो हो गया। ठीक, लेकिन जो प्लेसेंटा से जो बनता है, क्या, प्लेसेंटा से असमान ऊतकों से जो विकसित होता है गर्भाशय में, वो तेजी से बढ़ने वाला घातक ट्यूमर है। ये कैसे होता है, समझ में आ रहा है। देखिए कोरियो कार्सिनोमा क्या है, तो यह एक प्रकार का कैंसर है, यहाँ तक तो क्लियर। ठीक, अच्छा, ये क्या है कि ये कैसे बनता है, कि ये प्लेसेंटा से बनता है। ठीक, प्लेसेंटा, ठीक, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से बनने असामान्य ऊतक जो होता है, असामान्य ऊतक की तरफ विकसित होता है। ठीक ना, कि क्या होता है, प्लेसेंटा से बनने, प्लेसेंटा से बनने, बनने वाले ना, प्लेसेंटा से बनने वाले असामान्य, ठीक, असामान्य ना, असामान्य ऊतकों से विकसित होता है। किससे विकसित होता है, प्लेसेंटा से बनने वाले असमान ऊतक ना, ऊतकों, ऊतकों से क्या होता है, विकसित होता है। ठीक, विकसित, पूरा लिख दे रहा हूं, एकदम नोट बना लीजिए इसका, विकसित होता है। ठीक, विकसित होता है, ये तो क्लियर हो गया भाई। अच्छा, ये होता क्या है कि गर्भाशय में विकसित होता है और तेजी से बढ़ने वाला एक घातक ट्यूमर भी होता है।
एक क्या होता है, प्लेसेंटा से बनने वाला असामान्य ऊतक से विकसित होता है, असामान्य ऊतक से विकसित होता है। लेकिन ये करता क्या है कि गर्भाशय में, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में क्या करता है कि गर्भाशय में तेजी से तेजी से बढ़ता है, ठीक ना, तेजी से बढ़ता है, बढ़ता तेजी से बढ़ता है। और ये होता क्या है, एक प्रकार का घातक, क्या होता है, घातक ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर, ये घातक ट्यूमर है, क्या है, घातक ट्यूमर है। ठीक, ठीक ना, हो गया ना। अब देखिए, अब समझ में आ गया ना, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, देखिए एक बार और समझिए इसको। कोरियोकार्सिनोमा जो है यह एक प्रकार का कैंसर है, क्लियर। यह कैसे बनता है, प्लेसेंटा से बनने वाला असमान ऊतकों से विकसित होता है, ठीक ना, असमान ऊतकों से कैसे विकसित होता है, असमान ऊतकों से विकसित होता है। और यह जो होता क्या है कि गर्भाशय में तेजी से बढ़ने वाला एक घातक ट्यूमर है। तो जब किसी को ये कैंसर चीज है और ये गर्भाशय में बढ़ रहा है, एक ट्यूमर भी है, तो अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। ये तो मतलब कि जोखिम का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये भी जोखिम का कारण बन सकता है। पूछा क्या है, सिवाय, ठीक ना, ये जोखिम का कारण बन सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब क्या बच रहा है, सेप्सिस। सेप्सिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तीसरा ऑप्शन बच रहा है सेप्सिस। तब उसके बाद डी पर आएंगे कि डी क्यों क्यों लगाया गया है ना, सेप्सिस। ठीक, चलिए सी वाला ऑप्शन देखिए कि सेप्सिस, सी सी क्या दिया है, सेप्सिस, सेप्सिस, ठीक, सेप्सिस, सेप्सिस हो गया। अब सेप्सिस के बारे में जान लेते हैं कि सेप्सिस क्या है। तो सेप्सिस जो है ये मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सेप्सिस एक जानलेवा स्थिति है। सेप्सिस जो है ये क्या है, सभी मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटिव है, इसको ध्यान दीजिएगा, सभी जो है मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटिव है। तो ये होता क्या है, मोलर प्रेगनेंसी जो होता है, मोलर ना, मोलर प्रेगनेंसी, नेंसी, मोलर प्रेगनेंसी से में ये क्या होता है कि सेप्सिस जो है ये क्या है, सेप्सिस एक क्या है, एक जानलेवा स्थिति है। ये सेप्सिस जो है एक जानलेवा ना, जानलेवा स्थिति है ना, जानलेवा स्थिति है, ठीक ना, जानलेवा स्थिति है। सेप्सिस जो है मोलर प्रेगनेंसी में एक जानलेवा स्थिति है। तो ये भी मतलब कि एक जोखिम वाला कारक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता क्या है कि जब ये गर्भावस्था में इसका सामान्य ऊतक बढ़ने के कारण गंभीर क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। सेप्सिस से क्या होता है कि गर्भावस्था में जब ये बढ़ता है, इसका जब गर्भावस्था में जब बढ़ता है ना, गर्भावस्था में बढ़ता है, ठीक ना, गर्भावस्था में जब ये बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि ये बढ़ता कैसे है, तो ये भी ऊतक से बढ़ता है। गर्भावस्था में ऊतक जो है ऊतक से बढ़ता है ना, ऊतक से बढ़ता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। गर्भावस्था में ऊतक से बढ़ता है, ठीक ना, तो बढ़ता है तो इसको बढ़ने के कारण क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। असामान्य बढ़ता है लेकिन इसके बढ़ने से क्या होता है कि संक्रमण, गर्भावस्था में संक्रमण होता है, गर्भावस्था में क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण ना, संक्रमण हो जाता है, ठीक, संक्रमण हो जाता है। तो ये भी दिक्कत वाला कारण हुआ कि नहीं हुआ, संक्रमण हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है, सेप्सिस के लक्षण क्या है, तो सेप्सिस के आप लोगों को लक्षण देखने को जो मिलेगा, इसमें क्या होता है कि एक नंबर पर इसके लक्षण जान लीजिए। सेप्सिस के लक्षण क्या आपको मिलेगा, तो एक लक्षण मिलेगा आप लोगों को, तेज हृदय गति होगा। क्या होगा, हृदय की जो गति है वो तेज हो जाएगी, यानी कि तेज हृदय गति, ठीक, तेज हृदय गति हो जाएगा। एक क्या स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि बुखार या ठंड लगने लगेगा। क्या हो जाएगा, बुखार या ठंड ना, बुखार या ठंड लगेगा ना, लगना कर लीजिए, बुखार या ठंड लगना, ठीक। एक स्थिति और इसमें क्या होगी, इसका लक्षण मैं बता रहा हूँ, इसका लक्षण बताऊँ, इसका लक्षण क्या है, ठीक ना, लक्षण क्या है, तो इसमें बुखार भी लगेगा आप लोगों को, ठंड भी लगेगा होगा। और क्या होगा, जो रक्तचाप जो है ना, रक्तचाप क्या होगा, रक्तचाप जो है वो कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा, रक्तचाप जो है कम होगा, ठीक। दो चार चीजें जान गए। और इसमें क्या होगा कि जो शरीर के अंग होंगे ना, शरीर के अंग जो है वो काम करना ही बंद कर देंगे, शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, ठीक, बंद कर देंगे, ठीक ना।
इसको ध्यान से समझते रहिए। जिस भी बहन ने पूछा है इसको ध्यान से वो समझती रहें, ठीक ना। हमको कमेंट बॉक्स में उनका आना चाहिए कि सर हमको समझ में आया या नहीं आया। कर देगा, ठीक है। शरीर के अंग काम करना बंद कर देगा, बंद कर देगा, ठीक। और क्या होगा इसमें, इसमें और क्या हो सकता है, जैसे सांस लेने में बहुत कठिनाइयाँ होगी, ठीक। इसमें क्या होगा कि जो सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस मतलब सांस फूलने लगेगा ना, एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होगा, ठीक। कठिनाई कठिनाई होगा, ठीक ना, कठिनाई होगा, ठीक। अब इतना चीज हो गया। और इसमें क्या हो सकता है, इतना ही चीज जानिए, इतना तो एकदम काफी है जानने के लिए ना। देखिए सेप्सिस को एक बार और देखिए। सेप्सिस जो है मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक जानलेवा स्थिति है। सेप्सिस जो है मोलर प्रेगनेंसी में एक जानलेवा स्थिति है। जो होता क्या है इसमें कि सेप्सिस में गर्भावस्था में ऊतक से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और गर्भावस्था में हो क्या जाता है इसकी वजह से कि गर्भ संक्रमण हो जाता है ना। जब संक्रमण हो जाता है तो इसके लक्षण क्या दिखाई देने लगते हैं कि इसका लक्षण क्या हो गया है कि देखिए यहाँ पे बताया हूँ कि जानलेवा स्थिति है, ये सेप्सिस है जो एक जानलेवा स्थिति है, ठीक ना। इसमें तेज बुखार आपको हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, आपको तेज बुखार, तेज हृदय गति हो जाएगी, ठीक, तेज हृदय गति हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, बुखार या ठंड लगना भी हो जाएगा, रक्तचाप कम हो जाएगा, शरीर के अंग काम करना बंद कर देगा, ठीक, सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं कि जोखिम का कारण हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यह जो पूछा है कि जोखिम जो पूछा है यहाँ पे जो जोखिम पूछा है बताइए, यहाँ पे जो जोखिम पूछा है तो जोखिम का कारण ये भी हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी जोखिम का कारण हो गया ना। ये हेमरेज भी जोखिम का कारण हो गया, कोरियासिक जो कैंसर का कारण था ये भी जोखिम का कारण हो गया। इसको हम बता ही दिए कि जानलेवा स्थिति है, ये भी एक जोखिम का कारण हो गया। अब क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। अब डी को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि डी हम क्यों लगाए हैं, डी कैसे इसको सिवाय को छोड़कर हुआ है ना। तो अब डी को देख लेते हैं। देखिए डी वाला, देखिए क्या है डी में, डी ऑप्शन क्या दिया है, ठीक। डी ऑप्शन हमारा दिया है कि बारंबार, बारंबार। तो बारंबार में क्या होता है, बारंबार गर्भपात, ठीक, गर्भपात। तो बारंबार गर्भपात एक कैसे जोखिम नहीं है, यही न, सिवाय इसी को छोड़ करके हम लोग आए हैं, तो कैसे जोखिम नहीं है बताइए। यहाँ पे तो हम लोग इसको लगा दिए हैं हेमरेज। हेमरेज में मोरल प्रेगनेंसी, रक्तस्राव तेजी से होता है ना। हेमरेज जो है पहले नंबर का जो था हेमरेज, तो इसको हम लोग लगाए हैं कि इसमें मोरल प्रेगनेंसी के समय रक्तस्राव तेजी से होता है, इसी को हेमरेज नाम दिया गया है। ये क्या एक जोखिम हो सकता है ना। इसमें क्या होता है, रक्तस्राव अधिक होता है, ठीक। ये चमकदार भूरे रंग का इसका जो रक्तस्राव होगा वो ऐसा होगा, चमकदार भी होगा, भूरे और लाल रंग का होगा, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, ठीक। और जो रक्तस्राव होगा वो गुच्छे जैसा होगा, और तो क्या होगा, अंगूर के गुच्छे जैसा होगा ना। जो रक्तस्राव होगा वो अंगूर के गुच्छे जैसा होगा। तो ये जानलेवा हुआ कि नहीं, ये जोखिम होगा कि नहीं होगा, ये तो जोखिम हो गया, ठीक। दूसरा नंबर पर देखिए बी था, कोर्सियानो कार्सियो कार्सियो कार्सी कोर्सियो कार्सिनोमा ना। कोर्सियो कार्सिनोमा जो है यह एक प्रकार का कैंसर है, ठीक, इसको पहले ही बता दिए। ये क्या होता है कि प्लेसेंटा से बनने वाला असामान्य ऊतकों से विकसित होता है, प्लेसेंटा से बनता है उसके असामान्य ऊतकों से विकसित होता है। फिर इसमें क्या होता है, गर्भाशय में तेजी से बढ़ता है, ठीक ना। ये क्या करता है, गर्भाशय में बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कि एक घातक ट्यूमर है। ये घातक ट्यूमर को छोड़िए, पहले ही मैं बता रहा हूँ कि यह एक प्रकार का कैंसर है। कोर्सियो कार्सिनोमा जो है एक प्रकार का कैंसर है। तो ये घातक ट्यूमर भी हो गया, तो एक तो घातक हुआ ना कि नहीं हुआ, जोखिम का कारण बना कि नहीं बना, ठीक। अब तीसरे नंबर पर देखिए सेप्सिस क्या है। सेप्सिस जो है मोरल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक जानलेवा स्थिति है। सेप्सिस जो है एक जानलेवा स्थिति, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जानलेवा स्थिति है। ये क्या होता है कि गर्भावस्था में ऊतकों से बढ़ता है, ठीक। जब ये गर्भावस्था में सेप्सिस बढ़ता है, जानलेवा स्थिति तो है, तो इसका लक्षण क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसका लक्षण जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि तेज हृदय गति हो जाएगा, बुखार या ठंड लगना भी हो जाएगा, इसमें रक्तचाप कम हो जाएगा, शरीर का अंग जो है काम करना बंद कर देगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, तो ये भी जोखिम हुआ, सेप्सिस भी जोखिम हो गया। अब बचा क्या हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है जो कि हम लगाए हैं। तो ये
क्या है, बारंबार गर्भपात। तो बारंबार गर्भपात में क्या होता है, इसको एक लाइन में समझिए एकदम, बहुत लंबा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि योनि से रक्तस्राव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, योनि से, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लिख लीजिए इसको भी, योनि से, इसमें क्या होता है, योनि से रक्तस्राव होता है, ठीक ना। इसमें योनि से रक्तस्राव ना, योनि से रक्तस्राव होता है, ठीक। अच्छा, जब योनि से रक्तस्राव हो रहा था सर, उसमें भी तो सब हो रहा था, तो क्यों इसको कह रहे हैं कि ये जोखिम नहीं है। अब आगे तो समझिए, रक्तस्राव जब इसका होगा तो इसमें क्या होगा, आपको पेट दर्द होगा, ठीक। पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, पेट के निचले निचले हिस्से ना, निचले हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक। निचले हिस्से में दर्द होगा, ठीक। एक काम। दूसरा इसमें क्या होगा कि जो दर्द होगा निचले हिस्से में तो दर्द होगा, लेकिन ऐठन लेके दर्द होगा। कैसा होगा, ऐठन, ऐठन दर्द होगा, ठीक। ऐठन दर्द होगा ना, ऐठन दर्द होगा, ठीक। ऐठन दर्द होगा, सॉरी, ऐठन दर्द होगा, ठीक। और क्या इसमें होगा, पीठ में लगातार दर्द बनी रहेगी। इसमें क्या होगा, पीठ, पीठ न, पीठ में लगातार 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 दर्द दर्द बनी रहेगी, ठीक। बनी रहेगी, बनी रहेगी, ठीक। अच्छा, योनि से तरल पदार्थ का रक्तस्राव जो है, उस जो यहाँ पे देखिए, योनि से जो रक्तस्राव हो रहा है, तो ये कैसा रक्तस्राव हो रहा है, देखिए योनि से जो रक्तस्राव हो रहा है, तो योनि से जो रक्तस्राव होगा वो तरल होगा। कैसा होगा, तरल, तरल रक्त, तरल रक्तस्राव। एक गुच्छे जैसा नहीं हो रहा है, अंगूर के गुच्छे जैसा नहीं हो रहा है, तरल रक्तस्राव हो रहा है, ठीक ना। तरल रक्तस्राव होगा। तो जब ये तरल रक्तस्राव होगा, ये जितनी भी प्रक्रियाएं होगी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ऐठन दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, लगातार बनी रहेगा। तो इस एक कैसा होगा, ये एक कैसा होगा, रुकिए सॉरी, ये होगा कैसा कि जो सामान्य होगा, क्या होगा, जो सामान्य, जो सामान्य, सामान्य कैसा होगा, मासिक धर्म के जैसा होता है। कैसा होता है, मासिक, मासिक धर्म ना, मासिक धर्म के जैसा होता है, ठीक। इसमें जो भी समस्याएं होंगी इस बारंबार गर्भपात में, तो कैसी समस्याएं होंगी, जो मासिक धर्म में महिलाओं को आता है कि मासिक धर्म है, तो मासिक धर्म में जो समस्याएं होती हैं, तो वैसी समस्याएं बारंबार गर्भपात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब बताइए कि जब क्या किसी को मासिक धर्म आता है तो सभी लोगों को जोखिम हो जाता है, सबको कैंसर हो जाता है, सबको कैंसर होता है। अंगूर के गुच्छे जैसा मासिक धर्म होता है तो जो रक्तस्राव होता है, अंगूर के गुच्छे जैसा रक्तस्राव होता है, ऐसा तो नहीं होता है। क्या उसमें कैंसर बन जाता है जो मासिक धर्म आता है, उसमें तो ऐसा कैंसर बनता नहीं। लेकिन जो तीनों ऑप्शन हो रहे थे हमारे, ये तीनों ऑप्शन हो रहे थे, एक तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें भी एक जानलेवा स्थिति थी, हेमरेज जो था ये कैसा स्थिति था, तो हेमरेज में तो एक क्या था, रक्तस्राव अधिक हो रहा था, गुच्छे जैसा रक्तस्राव हो रहा था, जो कि एक जोखिम का कारण था। और इसमें क्या था, यह एक कैंसर का नाम है, ठीक ना, एक कैंसर का नाम है। और इसमें क्या होता है, जो बढ़ता है प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में जो बढ़ता है, तो ट्यूमर की तरफ बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ये कैंसर एक नाम है, इसका का कोरियोकार्सिनोमा जो है कैंसर का नाम है, जो ट्यूमर की तरफ गर्भावस्था में बढ़ता है। तो ये भी नहीं होगा। सेप्सिस आप लोगों को बता ही दिए कि सेप्सिस में क्या होता है, तो सेप्सिस जो होता है इसमें तेज बुखार होगा, हृदय गति तेज हो जाएगी और ठंड लगेगा, रक्तचाप होगा, शरीर का अंग कामे नहीं करेगा सेप्सिस में ना। तो इसमें इतनी सारी सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक। लेकिन जो बारंबार गर्भपात मैं बताया हूँ बहन जी, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ मासिक धर्म के जैसा ही स्थिति रहेगी। बारंबार गर्भपात में मासिक धर्म ना, तो मासिक धर्म जो होता है वो ऐसा ही स्थिति बना रहता है, इसमें वो उतना ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी और कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको हम कैसे मान ले कि आप मतलब कि हमारा नहीं ऑप्शन होगा, तब तो हमारा ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए जल्दी से। ये तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ये बारंबार गर्भपात तो हमारा होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं इसको लगाया हूं कि बारंबार गर्भपात है, ठीक ना। क्या है, बारंबार गर्भपात है। चलिए
ठीक है, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को कैसी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जिस भी बहन ने इसको पूछा था, हमारी बहन ने, वो बहन हमको बताएंगी कि सर जो ये 9 नंबर का क्वेश्चन आप बताए हैं ये हमको समझ में आ गया है, ठीक ना, समझ में आ गया, ठीक ना, समझ में आ गया ना, आ गया। और जो भी बहनें इसको देख रही हैं उनको भी समझ में आया कि नहीं, वो कमेंट करके हमको बताएंगे। खास तौर से जो बहन हमसे पूछी थी उनको समझ में नहीं आया था, मैं उनके लिए इतना बताया हूँ, तो वो हमको बताएंगे कि सर हमको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बेझिझक हमको बोलिएगा कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया, ठीक, नहीं आया। बेहिचक तुरंत लिखिए, कमेंट कीजिए हमको कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। आया ना, मैं उसको दूसरी क्लास में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा, आपको समझाऊंगा, जरूर से जरूर समझाऊंगा, दूसरे तरह से समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा बहन जी तो आप लिख दीजिएगा कि सर समझ में आ गया है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना बोला हूँ, इतना मेहनत किया हूँ, ठीक ना। आपको लिख के बता दीजिएगा सर मुझे समझ में आ गया है। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, समझ में आ गया होगा तो भी बताइएगा, ठीक। और अपना स्कोर आप लोग तो बताती नहीं है, अपना स्कोर हमको थोड़ा बता दीजिए करिए। जो भी बहनें हमारी क्लास को देख रही हैं कृपया करके आप लोगों से ये है कि आप लोग हमको बता दिया करिए कि सर हमारे 15 में इतने सही हुए हैं ना। बता देने से मुझे क्वेश्चन तैयार करना होता है, इस किताब में से उस किताब में से यहाँ वहाँ से खोजना होता है, बनाना होता है। तो आप लोग बताएंगे तभी ना उसी तरह से हम क्वेश्चन तैयार करूँगा। तो आप लोग बताइए कि सर मेरे 15 में इतने सही हुए हैं, ठीक ना। चलिए, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए तुरंत, 1 से लेकर 15 तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर डाउट है तो, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं। चलिए, अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।